हेलो कॉमर्स के मेरे हुनार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनल गुड्स। नाम से क्लियर है, फाइनल गुड्स। फाइनल मतलब वो गुड्स जो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं अपने फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए। इजी। चलिए, तो दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। ये वो गुड्स है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब पूरी तरह से बनकर तैयार है, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अपने फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए भी रेडी है। ठीक है। चलिए, इन गुड्स का जो यूज होता है वो बेटा किसके लिए? पर्सनल कंजप्शन के लिए होता है। जैसे ब्रेड बटर हो गया, राइट। इसको हाउस होल्ड यूज करता है अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, और इसका इस्तेमाल हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी फर्म ने बिल्डिंग या मशीनरी परचेस करी है, किसके लिए खरीदी है? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, वो चीजों को बनाने के लिए, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। चलिए, इन अदर वर्ड्स, फाइनल गुड्स आर दोज विच रिक्वायर नो फर्दर प्रोसेसिंग। सिंपल बात है, वही बात है जिसको और ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, राइट। एंड आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर कंजप्शन। और इकोनॉमी में वो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अवेलेबल है, राइट। चलिए, दे गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उसकी नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। चलिए अगला, अकॉर्डिंग द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए, इफ गुड्स क्रॉस द इमेजिनरी लाइन, अगर कोई गुड जो है इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट को क्रॉस कर जाता है और पहुंच जाता है अपने किसके पास? फाइनल कंज्यूमर के पास। ठीक है, कंजप्शन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल गुड्स बोलते हैं। इजी। चलो बेटा, अब देखते हैं इस पूरे का कंसेंसस। इसका की पॉइंट क्या था कि भाई फाइनल गुड्स है क्या? फाइनल गुड्स है जिन्होंने क्रॉस कर ली। क्या क्रॉस कर दी बेटा? प्रोडक्शन लाइन। ठीक है ना, क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जिसने लाइन, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है, वो है हमारा फाइनल गुड्स। सिंपल। ठीक है बेटा। तो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बेटा? ये वो गुड्स होते हैं, नाम से पता लग रहा है, इंटरमीडिएट मतलब जो अभी पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया, वो अपने फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है। सिंपल। ठीक है ना। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेटा फर्दर प्रोसेसिंग में एज ए रॉ मटेरियल काम आते हैं। एज अ रॉ मटेरियल, जैसे चीनी है। चीनी क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या बनाने के लिए? स्वीट्स बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, राइट। तो वो है इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर ये वो गुड्स होते हैं जिसको आप रीसेल कर देते हो, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेच दिया, तो वो कौन से गुड्स है? आपके इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बेटा। चलिए, इन अदर वर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स आर द वन विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। ये वो गुड्स होते हैं जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, अभी काम होना बाकी है, अभी पूरी तरह से काम नहीं हुआ। ठीक है। एंड आर नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन। अभी यूज करने के लिए इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, आप अभी इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। ये इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये कभी भी कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग द प्रोडक्शन बाउंड्री, गुड्स डू नॉट क्रॉस द इमेजिनरी लाइन। ये वही बात है, अगर गुड्स ने इमेजिनरी लाइन को क्रॉस नहीं किया है तो व्हाट वी कॉल इट? इंटरमीडिएट गुड्स। चलो बेटा, अब आते हैं इसके की पॉइंट पे। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं जिसपे अभी प्रोसेसिंग होनी है या फिर जो रीसेल के लिए है? ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक आता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे, राइट, बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने जो भी खर्चा किया इंटरमीडिएट गुड्स पे एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है बेटा। चलिए, इफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखो वैसे तो बेटा इस टॉपिक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी समझा देता हूं आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब आप इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करते हो तो ग्रॉस वैल्यू आती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है। क्या आता है कि आपने कितनी वैल्यू ऐड करी है। समझो इस बात को, आपने एक चेयर जो है, वो चेयर को बनाने के लिए आपकी जो कॉस्ट आई वो आई 300 रुपए, राइट। तो ये आ गया मेरा इंटरमीडिएट कंजप्शन। उसी चेयर को आपने बेच दिया, तो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है उसको बेचा आपने कितने में? 500 रुपए में, राइट। तो आपने वैल्यू एडिशन कितनी करी? 200 रुपए की, राइट। जब आप वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हो तो आपका क्या आता है?
ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, पर्टिकुलर गुड्स में कितनी वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, बाकी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या बोल रहा है भाई, एक पर्टिकुलर गुड जो है वो फाइनल भी हो सकता है और वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। ये क्या बात हुई, समझाता हूं। अभी हमने पीछे देखा था शुगर, ठीक है बेटा, अगर शुगर का इस्तेमाल, ठीक है, हाउस होल्ड ने किया, मान लो आपने किया, शुगर इज यूज बाय यू, किसमें, आपने क्या करा, दूध में मिला दी और पी गए, तो यहां पर जो शुगर है वो कंसीडर की जाएगी क्या बेटा, फाइनल गुड। क्यों, ये फाइनल गुड क्यों है, क्योंकि इसका फाइनल यूजर जो है वो कौन है, एक हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर, राइट। तो इसका फाइनल यूजर कौन है, एक कंज्यूमर है जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर इसी चीनी का इस्तेमाल, ठीक है, एक स्वीट मेकर करता है, ठीक है, स्वीट मेकर करता है इसी चीनी का इस्तेमाल, ठीक है, क्या बनाने के लिए, स्वीट बनाने के लिए, मिठाई बना रहा है, लड्डू बना रहा है, ठीक है भाई, लड्डू बना रहा है, लड्डू बना के बेच रहा है, तो वो इस शुगर को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, एज अ रॉ मटेरियल चीनी का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जो कंसीडर किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या मैटर करता है कि कोई गुड फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा, वो मैटर करता है कि उसका एंड यूज कौन कर रहा है। अगर एंड यूज एक कंज्यूमर कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है। और उसी का इस्तेमाल अगर कोई प्रोड्यूसर कर रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल वट एवर इट इज, उसको हम बोलेंगे क्या, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप क्लियर हो गया। चलो बेटा फटाफट फटाफट एक बार इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए, दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये गुड्स अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, मतलब इन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया होता, राइट। और ये गुड जो है वो अपने फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए रेडी नहीं है, पूरी तरह बनके तैयार नहीं है। जबकि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, ये आउटसाइड होते हैं बाउंड्री लाइन के और अपने फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए रेडी है। चलो अगला पॉइंट, दिस गुड्स में बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। इन गुड्स का आप इस्तेमाल कच्चे माल की तरह कर सकते हो बाकी चीजों को बनाने के लिए, राइट, पीछे देखा हमने अभी। और फाइनल गुड्स जो होते हैं ये आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इनका इस्तेमाल आप कच्चे माल की तरह नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम ही करोगे, ठीक है। चलिए, दिस गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट। इन गुड्स को जो फर्म होती है वो बेच सकती है, रीसेल कर सकती है, एक जगह से खरीद के दूसरे को बेच देगी और प्रॉफिट कमा लेगी। इन गुड्स के साथ ऐसा नहीं है, ये रीसेल नहीं किए जाते, ठीक है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, इनमें वैल्यू अभी ऐड होनी होती है, इनकी वैल्यू बढ़नी होती है, राइट। जब भी कोई चीज बनके तैयार हो जाती है ना तब उसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। इसकी वैल्यू अभी बढ़नी है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होनी, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स, इस गुड्स पे जो भी खर्चा करोगे आप उसे क्या कहोगे बेटा, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। इनके ऊपर जो भी खर्चा करोगे उसको बोलोगे फाइनल कंजप्शन या सॉरी एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद आता है दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन गुड्स को नेशनल इनकम में आप इंक्लूड नहीं करते, इनको इंक्लूड करते हो बेटा। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको जब मैं आपको नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कंजप्शन गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है बेटा। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये वो गुड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं किसको, कंज्यूमर की नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर की जरूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आपने ब्रेड, आप दूध के साथ ब्रेड खाते हो, व्हाटएवर सैंडविच बना के खाते हो, तो वो क्या कर रहा है, आपकी हंगर को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है आपका कंजप्शन गुड्स, ठीक है बेटा। अब कंजप्शन गुड्स को हम क्या करते हैं बेटा, अलग चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहला आता है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है,
जो लंबे टाइम तक चलता है, वो गुड्स जो लंबे टाइम तक चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूरेबल गुड्स, राइट। तो जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो सेवरल ईयर है, ठीक है ना, मतलब 1 साल से तो ज्यादा ही है काफी, ठीक है। चलिए, जैसे मोटर कार हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, सब 1 साल से ज्यादा चलते हैं, ठीक है। अगला आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब ठीक है चलेगा बट बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, लगभग लगभग 1 साल के आसपास की इसकी लाइफ होती है। कितनी होती है बेटा, 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या 1 साल से थोड़ी सी ज्यादा। चलिए, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कपड़े हो गए, ये लगभग लगभग 1 साल के आसपास ही चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल मतलब जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करते ही खत्म हो जाते हैं, आप इनको पेरिशेबल भी बोलते हो कि भाई यूज किया और खत्म, और यूज नहीं किया तब भी ये खराब हो जाएंगे, राइट। तो ये वो गुड्स होते हैं जो कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, आपने एक बार यूज किया वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, जैसे आपने दूध पी लिया, खत्म बात, हो गया खत्म, ठीक है। चलिए, अगला आता है हमारे पास सर्विस। सर्विस में क्या आता है बेटा हमारे पास, ये नॉन मैटेरियल गुड्स होते हैं, ठीक है, ये सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट को डायरेक्टली, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, आप इसको देख और टच नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इंटेंजिबल भी बोलते हैं, ये इंटेंजिबल नेचर के होते हैं, देखना और टच करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मैं आपको क्या कर रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई सामान थोड़ा ना बेच रहा हूं मैं आपको, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, हमारी सर्विस। आई होप क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा अगला आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ऑल गुड्स प्रोड्यूस फॉर यूज इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेस, जो आने वाले टाइम में आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, उसमें जो जो गुड्स इस्तेमाल होते हैं वो सब होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। ये मेनली ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, राइट, सबमरीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, ये सब चीजें जो है आपको फर्दर प्रोसेसिंग में, फर्दर प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल होती है। मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड, ब्रिज, ये सब कैपिटल गुड्स है, क्योंकि ये आपको और ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल, राइट। याद रखना बेटा, इन गुड्स को रिपेयर की जरूरत पड़ती है और रिप्लेसमेंट की भी जरूरत होती है। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनके ऊपर इनकी वैल्यू जो होती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, इनकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है, खराब हो जाते हैं, राइट। इसीलिए इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करने की जरूरत है और रिप्लेस की भी जरूरत होती है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। आई होप क्लियर हो गया ये भी। एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। चलो बेटा देखते हैं। कंजप्शन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। जो कंजप्शन गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली हमें सेटिस्फाई करते हैं, मैंने ब्रेड खाई, मेरी भूख मिटी, मेरे को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिली, सिंपल सी बात है। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, या डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल सी बात है। मशीनरी है, मशीनरी से ही तो प्रोडक्शन हुआ होगा किसी चीज का, राइट, तो डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। दिस गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, जब इसको खरीदा जाता है तो हाउस होल्ड इसको यूज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, इनका इस्तेमाल हाउस होल्ड नहीं करते, इंस्टेड दीज आर यूज बाय द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और चीजों को बनाने के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स, जो कंजप्शन गुड्स पे आप खर्चा कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा हम कैपिटल गुड्स पे कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सिंपल, ठीक है। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स, जब आप कंजप्शन गुड्स को प्रोड्यूस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो उससे क्या होगा बेटा, वेलफेयर होगा, लोगों की भलाई होगी, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जीडीपी भी ग्रोथ होगी, इसीलिए ये बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की। क्लियर? चलिए, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा एग्जाम में और बोलेगा बताओ, वेरीफाई या फिर गिव रीजन, बताओ भाई ऐसा क्यों है। समझो मेरी बात को, कह रहा है सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ये क्या बात हुई, समझो बेटा, जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना इसके अंदर ना दो चीजें आती है, एक आता है कैपिटल गुड्स
जैसे आपका मशीनरी बिल्डिंग, ठीक है, और एक आता है रॉ मटेरियल। तो बेटा प्रोड्यूसर जो है वो कैपिटल गुड्स का भी इस्तेमाल करता है और रॉ मटेरियल का भी उसको इस्तेमाल करता है, तभी तो वो चीजों को बना पाएगा, राइट। कच्चे माल का इस्तेमाल करेगा और मशीनरी बिल्डिंग वगैरह इस्तेमाल करेगा, तभी तो फर्दर प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दो चीजें आ गई, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल होते हैं ये कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं होते। तो रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं है, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, बट सारे कैपिटल गुड्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बार बार आता है। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर है बेटा, ठीक है बेटा। एक एक करके चारों सेक्टर को समझते हैं। पहला आता है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड कौन? हम लोग, राइट। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विस को डायरेक्टली अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल। हाउसहोल्ड्स आर आल्सो द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है आप लोगों को? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके ऑनर कौन होते हैं बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है बेटा। चलिए अगला आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या आता है बेटा? इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, राइट। इसमें क्या आता है? सारी की सारी जो फर्म होती है इकोनॉमी की, राइट, जो चीजों को बनाती है, जो चीजों को प्रोडक्शन करती है, वो आती है, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का। ये क्या करते हैं? हायर करते हैं या परचेज करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये लोग क्या करते हैं? सामान बनाने के लिए, राइट, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हायर कर लेते हैं, राइट, और इसके बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला सेक्टर आया हाउस होल्ड, जो गुड्स एंड सर्विस को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, और दूसरा आया हमारा प्रोड्यूसर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेता है हाउस होल्ड से और उनको फिनिश गुड्स बना के देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी, तो गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, अपनी पब्लिक के भलाई के लिए काम कर रही है, एक तो वो, राइट। दूसरा आता है गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस भी तो करती है चीजों को, राइट। गवर्नमेंट की कितनी सारी कंपनीज है, राइट। गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन एज ऑफ लॉ, बहुत सारे वेलफेयर काम करती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस वगैरह, ये सब क्या है? वेलफेयर में आते हैं, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगी है वो अलग है, ठीक है। तो दोनों तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। चलिए अगला आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी इकोनॉमी को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड, ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिंपल सी बात है, जब भी हम बाहर से बात करते हैं, बाहर से क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, किसका? गुड्स का या फिर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। आई होप चारों सेक्टर ठीक से क्लियर हो। चलो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द 2 सेक्टर मॉडल। बेटा वैसे पहले तो मॉडल्स काफी सारे थे, ठीक है। अब केवल हमें 2 सेक्टर के बीच में पढ़ना है, दैट इज हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ठीक है। 2 के बीच में ही हमें एक सर्कुलर फ्लो पढ़ना है। अब पहले समझ लो इसको ठीक से, ध्यान दो बेटा। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन 4 चीज के बिना कभी भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, राइट। अब ये 4 चीज का ऑनर कौन है? इन 4 चीज का ऑनर है हाउस होल्ड। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? हाउस होल्ड से ये चारों की चारों सर्विसेज जो है, फैक्टर सर्विसेज जो है वो ले लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर सर्विस ले लेगा इससे, ठीक है, लेगा और सामान बनाएगा, और सामान बना के किसको देगा बेटा? हाउस होल्ड को। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा, इन सबका इस्तेमाल करके और हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर देगा। सिंपल, क्लियर। चलो अब हाउस होल्ड ने इसको क्या दिया था? फैक्टर सर्विस। अब इस फैक्टर सर्विस के रिटर्न में ये क्या लेगा? फैक्टर पेमेंट लेगा। फैक्टर पेमेंट क्या होती है? लैंड के बदले में रेंट लेगा, लेबर के बदले में वेजेस लेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर पेमेंट कर देगा, राइट। और जो प्रोड्यूसर ने
जो गुड्स एंड सर्विसेज बेची थी किसको, हाउस होल्ड को, उसके बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा, खर्चा करेगा, भाई पैसा देगा किसको, प्रोड्यूसर को। तो इस तरीके से हमारा फ्लो जो है वो पूरा चलता रहता है। तो बेटा वही लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो। केवल दो सेक्टर पढ़नी है हमें, ठीक है। अज्यूम ये चलते हैं कि भैया दो सेक्टर के बीच में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा सेक्टर है ही नहीं, जब हम केवल दो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हाउस होल्ड क्या करता है, सप्लाई करता है फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और फर्म जो है हायर करती है किसको, फैक्टर सर्विस को हायर कर लेती है, हाउस होल्ड से ले लेती है, ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो खर्चा करता है, अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है वो कंजप्शन पे खर्च करता है, जो गुड्स और सर्विसेज उसने प्रोड्यूसर से ली है उसके ऊपर खर्चा करेगा, कंजप्शन पे खर्चा करेगा, ठीक है। और फर्म क्या करती है, सामान बेच देती है किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड की बात नहीं हो रही, केवल हम दो ही सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कोई डाउट? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए रियल फ्लो, तो बेटा ना सर्कुलर फ्लो को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या आता है, समझो मेरी बात को, पहले जरा देख लो, समझो। रियल फ्लो में क्या आता है, फर्म ने हाउस होल्ड से क्या लिया था भाई, फर्म ने हाउस होल्ड से क्या लिया था, फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। जिसके बदले में फर्म ने क्या दिया भाई हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विस, और फर्म जो है बना के देती है उसको क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मनी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, राइट। इस तरह का जो फ्लो होता है जिसमें मनी का कोई एक्सचेंज नहीं होता उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्लियर? चलो अब देखो जरा, तो रियल फ्लो ऑफ इनकम implies the flow of factor service from the household। हाउसहोल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी, राइट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, जिसके बदले में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ कहां से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहां पर, हाउसहोल्ड तक। इजी कि भैया प्रोड्यूसर ने हाउसहोल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ली, राइट, जिसके बदले में उसने उसको बना के क्या दे दिया, गुड्स और सर्विसेज। इजी, राइट। ये दोनों सेक्टर जो होते हैं दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं। प्रोड्यूसर जो है सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को, और जो हाउस होल्ड होता है वो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलो अब आता है बेटा मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम का फ्लो हो रहा है, राइट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, कहां से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड तक, राइट। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे हाउस होल्ड से, उसके बदले में उसकी पेमेंट तो करेगा, फैक्टर पेमेंट तो करेगा, लैंड पे क्या देगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। तो ये जो फैक्टर पेमेंट कर रही है फर्म किसको, हाउस होल्ड को, राइट। और इसके साथ साथ जो हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए थे उसके लिए वो क्या करेगा, हाउस होल्ड जो है स्पेंड करेगा अपनी इनकम इस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। भैया जो फर्म से उसने सामान खरीदा था, गुड्स और सर्विस खरीदे थे, उसके लिए पेमेंट करेगा, सिंपल सी बात है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। तो यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, पूरी तरह से मनी का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इजी, ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया। देख लो इसको एक बार, टोटल प्रोडक्शन जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो फर्म ने करा है, जितना फर्म ने प्रोडक्शन करा है उतना ही हाउस होल्ड ने क्या करा है, कंजप्शन करा है, राइट। जितनी फैक्टर पेमेंट फर्म ने करी है उतनी ही फैक्टर इनकम जो है वो हाउस होल्ड की हुई है, जितनी पेमेंट उसने करी है उतनी तो उसकी इनकम हुई है, राइट, दोनों बराबर होते हैं। जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा है हाउस होल्ड ने उतनी ही इनकम हुई है किसकी, फर्म की। तो दोनों ही सेक्टर क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि रियल फ्लो जो है वो हमेशा मनी फ्लो के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास, थ्री फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के तीन फेस, पहला आता है प्रोडक्शन, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनकम, और तीसरा आता है एक्सपेंडिचर। समझो इस बात को बेटा। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, राइट। इसमें ना रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों होता है, ठीक है। रियल फ्लो कैसे है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है, और मनी फ्लो कैसा है, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे किससे, हाउस होल्ड से, उनको वो पेमेंट करेगा, क्या करेगा, पेमेंट करेगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में। लैंड पे लैंड दे देंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगी, आपका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला फेज आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब गुड्स बनके तैयार हो चुके हैं, जो हाउस होल्ड है वो क्या करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे, ठीक है। इनके पास पैसा भी आ गया हाउस होल्ड के पास, अब हाउस होल्ड क्या करेंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी उसके ऊपर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डिस्पोजिशन फेज जिसको हम बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट। इसमें जो कंज्यूमर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन
इसकी मदद से हुआ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप से, उसमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जैसे इनकम आई हाउस होल्ड के पास उसमें क्या कर दिया, खर्चा कर दिया इसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। तो ये फेज जो है हमारे पास चलता रहता है। ठीक है मैडम। अगला टॉपिक आता है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। एक बार समझ लिया तो इजी है, बाकी ना एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता रहता है, या तो डायरेक्टली इसमें डिफरेंस पूछ लेगा या फिर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा और रीजन पूछेगा कि कोई भी चीज स्टॉक है या फ्लो है। अभी देखते हैं इसको हम। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टॉक क्या है। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल, क्या बोला मैंने, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, अभी की अभी कैलकुलेट कर सकते हो, यही है हमारा स्टॉक, राइट। किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो है हमारा स्टॉक। ठीक है, सिंपल, ये स्टैटिक होता है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज नहीं होता। देयर इज नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, राइट। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मीजर होगा, एक महीने, एक दिन, एक साल में मीजर नहीं होगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मीजर होगा। जैसे डिस्टेंस है, दिल्ली से लेके जयपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर, वो फिक्स है, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे मीजर कर सकते हो, राइट, वो है हमारा स्टॉक। क्लियर। चलो अब आता है फ्लो। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम था ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर कर रहे थे, इसको मेजर करेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। तो एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, उसे बोलते हैं क्या, फ्लो। क्लियर। ये डायनेमिक नेचर का होता है, ये स्टैटिक था, ये डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। देयर इज ए टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं थी, इसमें टाइम डायमेंशन है, राइट। समझो इसका एग्जांपल समझो, स्पीड। अब आप स्पीड को एक मिनट में मेजर करोगे, एक सेकंड में करोगे, मिली सेकंड में करोगे, एक घंटे में करोगे, पर एक टाइम बार है। स्पीड को मेजर करने के लिए आपको एक टाइम बार की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो जिस भी चीज को आप पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो, व्हाट वी कॉल्ड इट, फ्लो। आई होप स्टॉक और फ्लो क्लियर हो गया। कोई भी चीज जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो, अभी के अभी नाप सकते हो, वो क्या है आपका स्टॉक। जिसको मेजर करने के लिए आपको एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, राइट, उसको बोलते हैं हम क्या, फ्लो। इजी, ठीक है बेटा। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितना भी चीजों पे खर्च किया गया उसको बोलते हैं, राइट। तो कंज्यूमर जो है, हु आर द कंज्यूमर इन इकोनॉमी, सबसे पहले समझो कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन कौन है इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, हम लोग जो डायरेक्टली चीजों को यूज करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, टेम्पल वगैरह, ये भी तो चीजों को कंज्यूम करते हैं, गुरुद्वारा वगैरह, ठीक है। तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो भी हाउस होल्ड लेकर आए, जितना हाउस होल्ड ने, गवर्नमेंट ने और नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने मिलके जो भी खर्चा करा है, वो किसके बराबर होता है, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और सिंपल कर देता हूं, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, तीनों ने मिलके इकोनॉमी में कितना खर्च किया है एक पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको बोलते हैं क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का बनना, कैपिटल पूंजी, पूंजी का बनना, कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, यही है बेटा, ठीक है। या प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एक ऐसा प्रोसेस में स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, राइट। समझो ईयर के एंड में मेरे पास कैपिटल थी 50,000, ठीक है, ईयर के बिगनिंग में थी मेरे पास 40,000, 40 से 50 हो गई, 10,000 बढ़ गई, और वही है मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो के से कैपिटल स्टॉक को हम रिप्रेजेंट करते हैं और आई से इन्वेस्टमेंट को। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी, ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, कि भैया कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आया है,
उसी को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। ये पहले कितना था अब कितना है, राइट? ये जो चेंज आया है वही तो इन्वेस्टमेंट है, सिंपल, क्लियर? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। भैया एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कैपिटल गुड्स बनाए गए हैं, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आता है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं बेटा। पहला आता है हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है हमारे पास इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स स्टॉक में करी है, किसमें करी है बेटा? फिक्स्ड स्टॉक, जैसे प्लांट, मशीनरी, इनमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है आप उसको बोलते हो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितने भी फिक्स्ड एसेट पे आपने खर्चा करा है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? वो खर्चा जो आपने किसमें करा है? फिनिश गुड्स में, जो आपने बना के रखे हुए सामान पूरी तरह से, या फिर सेमी फिनिश गुड्स में, इस पे भी काम चल रहा है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, वो आधे तैयार हो चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें। तीसरा है रॉ मटेरियल, जो भी आपका कच्चा माल पड़ा है। इन तीनों का जो आपका स्टॉक आपने बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बढ़ा है, राइट? मतलब ईयर बिगनिंग के मुकाबले में ईयर एंड में कितना इंक्रीज हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा? अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है फिक्स इन्वेस्टमेंट की? फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। जब आपके पास पहले 4 मशीन थी, अब 6 मशीन हो चुकी है, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, आप ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? हाई लेवल ऑफ आउटपुट क्रिएट होगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है बेटा? अच्छा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? जब आप इन्वेंटरी में खर्चा करते हो भैया, आप स्टॉक को मंगा के रखते हो, ठीक है? अपने पास रखते हो स्टॉक मंगा के, तो उससे क्या फायदा होता है? अनइंटरप्टेड सप्लाई, कि भैया आपको पीछे से सप्लाई नहीं आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके अनइंटरप्टेड वे में आप आगे प्रोवाइड कर सकते हो। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कच्चा माल आएगा तब सामान बनाऊंगा। आपके पास ऑलरेडी कच्चा माल पड़ा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, आप आगे सेल करते रहोगे, ठीक है? अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट कैन बी अवॉइडेड। अब भैया मार्केट का तो कुछ नहीं पता, ठीक है ना? मार्केट में तो अनसर्टेनिटी, कभी पीछे से माल आ रहा है नहीं आ रहा, कभी मार्केट बंद हो गई, दंगे हो गए, कुछ भी हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री का स्टॉक है। तो आप सेल करते रहोगे, आपकी जब भी डिमांड होगी आपकी गुड्स की, आप सप्लाई करते रहोगे, ठीक है? आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजें आती है। एक तो वो कैपिटल गुड्स जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे गुड्स है उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जो यूज हो रहे हैं वो, और दूसरी कैपिटल गुड जो आपने नेट ऐड करी है अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक पे, जो आपने कैपिटल गुड्स इंक्रीज करी है वो। तो दो तरह के आते हैं, ठीक है? तो कैपिटल गुड जो आपने रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करी है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? डेप्रिसिएशन। बेटा जितने भी हमारे पास असेट्स होती है, राइट, जो भी कैपिटल गुड्स होती है, उनकी ना वैल्यू दिन पे दिन कम होती रहती है। उसके बहुत सारे रीजन है, अगली स्लाइड में बताता हूं मैं आपको, ठीक है? तो उनकी जो वैल्यू कम हो रही है, जो डेप्रिसिएट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल गुड्स जो रिप्लेसमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन, जो नेट एडिशन की तरह इस्तेमाल हो रही है, राइट, उसको बोलते हैं हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट। जो एडिशन करा है आपने, नेट एडिशन, ठीक है ना? जो एग्जिस्टिंग की जगह आके भी जो एक्स्ट्रा आ गया, एग्जिस्टिंग मशीनरी तो आपने रिप्लेस कर दी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा? नेट इन्वेस्टमेंट निकलती कैसे है? जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट की, कि डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस, ठीक है? समझो इस चीज को। आपके पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है उनकी वैल्यू दिन पे दिन कम होती रहती है। जैसे आपने एक नया आईफोन खरीदा, राइट, उसको आप एक दिन बाद भी बेचोगे। आपने मार्केट से खरीद लिया, ठीक है, खरीद के आपने उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, अब उसको आप सेल कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है, राइट? आपकी एसेट की वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है? किसकी वजह से कम होती है? आपके वियर एंड टियर, मतलब यूज करने की वजह से, राइट? एक्सीडेंटल डैमेज, आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, ठोक दी, वैल्यू वैसी कम हो गई, ठीक है? इसके अलावा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जब नई टेक्नोलॉजी आने वाली होती है ना, तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू जो होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है। मैं नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल लेता हूं, आईफोन अगर 16 आने वाला होगा तो 15 की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी।
15 आया तो 14 की वैल्यू कम हो गई ना, जब 16 आएगा तो 15 की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मुझे पता है टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, उस टाइम पे अपने आप वैल्यू कम होती है। तो इन 3 रीजन से जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अगर ध्यान रखना है इसमें, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, डिमांड में चेंज होना कि डिमांड चेंज हो गई है, राइट। जो मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे पता है पहले से, अगर ये एक्सपेक्टेड की जगह अनएक्सपेक्टेड हो जाए, राइट, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम बोलेंगे बेटा कैपिटल लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। मानो नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, क्या कोरोना जैसे पीछे आया था, आपको पता है, ये नेचुरल कैलेमिटीज थी, राइट, जिसकी वजह से क्या हुआ, चीजों की वैल्यू अपने आप कम हो गई, क्योंकि लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, तो इन चीजों पे कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो अपने आप वैल्यू कम हो गई उनकी। तो इस तरह से जब वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल लॉस, ठीक है ना। या फिर मार्केट वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना, रिसेशन की वजह से, मंदी आई हुई है मार्केट में, अब मंदी आई हुई तो चीजों की कीमतें अपने आप कम होती है, राइट, कोई खरीदने को राजी नहीं है, डिमांड नहीं है, तो सप्लाई तो कम रेट पे होगी, सिंपल सी बात है, तो चीजों की कीमतें कम हो जाती है, तो वो भी किसमें आता है बेटा, हमारे पास कैपिटल लॉस में। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस एग्जाम में बार बार आता है, मैं आगे समझाता हूँ आपको अभी, ठीक है ना। तो ओनली एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड जो मुझे पहले से पता है वही डेप्रिसिएशन में आएंगे, बाकी सारे डेप्रिसिएशन में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं, तो हमें डिफरेंस देख लेते हैं। इट रेफर टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स while they are being continuously used in the process of production। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, बेटा एक ही बात है, ठीक है ना। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। तो जो वैल्यू ऑफ एसेट कम होती है किसकी वजह से, यूज करने की वजह से, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस क्या होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट होती है व्हेन दे आर नॉट इन यूज, यूज नहीं हो रही तब भी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। चलिए, ये किसकी वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, यूज करने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। ये होता है किसकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, या फिर फॉल इन द मार्केट वैल्यू ड्यू टू रिसेशन, गुड्स की मार्केट वैल्यू कम हो रही है रिसेशन, मंदी की वजह से, ठीक है। चलिए, इट इज मैनेज टू द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, आप इसको मैनेज कर सकते हो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। मतलब क्या होता है, आप क्या बना लोगे, एक रिजर्व फंड क्रिएट कर लोगे डेप्रिसिएशन के लिए, जिससे कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आपकी एसेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो आपके पास फंड होगा नई एसेट लाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कैसे, रिजर्व फंड से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। इसको मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है, इसके लिए केवल आप इंश्योरेंस ही कर सकते हो, आप इंश्योरेंस करा के रख लो कि भैया इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी अगर कुछ भी हुआ तो, ठीक है बेटा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मैंने हर चीज डिटेल में समझाई है। अगर फिर भी किसी चीज में डाउट हो तो मैं अपने भाई को बताना, मैं आपको और एग्जांपल्स की मदद से वो चीज समझा दूंगा। तो बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग आज से लेके एग्जाम तक आपके साथ हैं। सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको इसी चैनल पे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का। अपने दोस्तों तक ये वीडियोस फैला दो और उन्हें बोलो कि अपने भाई के साथ जुड़े। शर्मा जी कॉमर्स वाले को अपना ही चैनल समझो, हम साथ में ग्रो करेंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।